बिलोंग्स टू नहीं आएगा, वेरीज आएगा। आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3। ये तीनों एक ही नोटेशंस हैं। कोई इतराज? इसी तरह वो जो यूनिट वेक्टर थे वो लिखे हुए थे आई जे, कार्टेशियन की बात हो रही है, और के। तो इसको लिखा जा सकता है जो बाद में हमने किया भी, E1 E2 E3। ठीक हो गया जी। और इसको EI भी लिखा जा सकता है, एंड I वेरीज फ्रॉम 1 to 3। ये इसको सफिक्स के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का अंदाज है। तो हमारे पास जो पहले अच्छा, इसको जब कर्विलीनियर में ले जाते हैं तो उसको UIs में लिख लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन में XI, कर्विलीनियर में UI। यहां तक बात समझ आ गई जी? यस सर। इसके बाद स्केल फैक्टर्स का और जैकोबियंस का आपने पढ़ा होगा। अच्छा, जैकोबियन बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप जाते हैं तो वो किसी ना किसी स्केल फैक्टर के थ्रू मूव करती है। आई रिपीट, एक ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं तो उनकी जो आपस में रेशियो है वो किसी ना किसी स्केल फैक्टर में जाती है। वो जो वैल्यू है उसी को जैकोबियन कहते हैं। फार्मूला आपने वो देखा होगा बुक के अंदर, वो सेट यानी जैकोबियन जो है। तो अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हुई है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो उसका जैकोबियन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। जिस ट्रांसफॉर्मेशन में जैकोबियन एग्जिस्ट ना करे उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद है सेट ऑफ ओल्ड वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं हम सेट ऑफ न्यू वेरिएबल्स में प्रॉपरली, यानी जो ओल्ड वेरिएबल हैं वो सारे के सारे हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं सेट ऑफ न्यू वेरिएबल्स से। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद अगर सारे के सारे न्यू वेरिएबल्स कन्वर्ट ना हो, ओल्ड वेरिएबल उसमें कोई ना कोई रह जाए, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है। उस सूरत में हम ये कहते हैं कि इसका जैकोबियन नहीं निकला है। ये जो क्वेश्चन है यूजुअली हाई लेवल्स के इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में जब गए हैं तो क्या जैकोबियन एग्जिस्ट करेगा। तो जैकोबियन फाइंड ही इसलिए किया जाता है कि आया देखा जाए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है या गलत है। एक किस्म का थर्मामीटर कह लें, जैकोबियन फाइंड करना होता है कि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है तो हम ये देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है या गलत है, तो उसमें से हम उसका फिर जैकोबियन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैकोबियन अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑर्थोगोनैलिटी की थी। ठीक है, तो ऑर्थोगोनैलिटी की जो कंडीशंस हैं वो भी हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल का मैंने कहा था कि सर्फेसिस और कर्व्स, उनके टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के दरमियान अगर एंगल आपस में 90 का है तो हम ये कहेंगे कि ये दो कर्व्स या सर्फेसिस आपस में ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हैं। कर्व के केस में टेंजेंट्स को चेक करते हैं हम, और सर्फेसिस के केस में नॉर्मल्स को चेक करते हैं। तो ये की पॉइंट्स थे, उनकी मदद से लिखा जाता था। सर ये एक दफा फिर बताइएगा, कर्व्स के केस में टेंजेंट्स और सर्फेसिस के केस में नॉर्मल। तो जो हम
ये लिखते हैं, आर लिखते थे, ठीक है, इसको जब कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, इसको अगर x1 x2 की शक्ल में लिखा जाए, ठीक है, तो इसका टोटल डिफरेंशियल किसके बराबर होगा? ये जो कंपोनेंट फॉर्म है उसमें इसको इस तरह लिखा जा सकता है। वो आपको पता है डी आर किसके बराबर होता है? डी एक्स आई डी वाई जे, इस तरह लिखते हैं ना? सारे सोए हुए हैं, आज तो क्लास में स्ट्रेंथ भी नहीं है। जी सर। इसी तरह लिखते हैं। जी सर। इसको अगर सिंपलीफाई लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, जी सर। ये तो थी पुरानी बातें। आज हमने पढ़ना है टेंसर। व्हाट इज टेंसर? क्लास में कोई लड़का मौजूद है? वो लड़के भी को बैठे हुए हैं कि नहीं? सर। उजैर, उजैर, ये तो शरीफ आदमी से लग रहा है। मुझे कुछ शरारती सा लड़का चाहिए। को मौजूद है? आसफ नहीं है? आसफ, आसफ है इवनिंग वाला? नो सर। उनका सालगिरह मना, अटेंडेंस में शॉर्ट कर देनी, इतना ही कह दिया उन्होंने, सर ने क्लास च किया है। ठीक है सर। ठीक है, तू ਉਹਦਾ दोस्त लगना है, तेरे को ही पूछ लिया जाए। नो सर, मैं नहीं सर। अच्छा, तू ਉਹਦਾ दोस्त नहीं है? हैं उसामा? जी सर, फिर क्लास दोस्त सर। नहीं? चलो वैसे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। जी जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो क्लासेस खत्म होने के बाद कहाँ पे खड़े होते थे? सर, मैं हाँ, या वैसे ही आमतौर पे लड़के कहाँ खड़े होते हैं क्लास के, डिपार्टमेंट के बाहर? सर वो ब्लॉक से बाहर। हाँ हाँ, ब्लॉक के बाहर, न्यू लाइब्रेरी के बाहर, ऐसे ही है ना? ऑलमोस्ट सर। ऑलमोस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहां पे वो खड़े होकर क्या करते हैं? सर हम कौन सा वहां पे खड़े होते हैं? ओ नहीं ना, तुम्हारा तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं ना। अब तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो लड़के क्या करते हैं। सर हो सकता है किसी का वेट करते हैं वहां पे, अपने रूममेट्स का हो सकता है। जेड़ा असल जवाब है वो दे, पता सारिਆਂ ਨੂੰ आ। आते जाते लोगों को देखते हैं, यही करते हैं ना? जी सर, क्या सकते हैं। कह नहीं सकते, ऐसा ही है। तो आते जाते लोगों को देखने के कितने अंदाज हैं, ये बताओ, तरीके कितने हैं? सर या तो मासूमियत से गुजर जाना नजर नीचे करके, या आंखें फाड़ फाड़ के देखना। और अच्छा, कोई कोई खूबसूरत सा इंसान वहां से गुजरे तो फिर आप क्या करते हैं फिर वो? सर कभी उनको देखा नहीं है ना खड़े होके, इसलिए मैं कैसे बता सकता हूँ। शीशा तो देखा ही होगा। सर जी वो तो रोजाना देखता हूँ। तो कभी दिल नहीं किया खूबसूरत लोगों को देखने का? अपनी शक्ल देख के अक्या नहीं कभी? सर जी नहीं, अकेला तो नहीं वैसे। हम्म। तो दो ही तरीके होंगे जी। असल में किसी चीज को ऑब्जर्व करने के, पॉइंट्स को, किसी की पोजीशन ऑब्जर्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपनी पोजीशन फिक्स कर लेंगे, एक फिक्स जगह पे खड़े हो जाएंगे और लोगों को आता जाता देखेंगे। तो अगर मैथ के हवाले से बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स की, हम खड़े एक जगह फिक्स कर लेंगे अपने आप को, हमारे सामने से
चीजें गुजरी हम नोट करते जाएंगे, ये भी गुजरा, ये भी गुजरा, ये भी गुजरा, ये भी गुजरा। दूसरा तरीकेकार ये है कि कोई पॉइंट स्पेसिफिक कर दें हम, ठीक है, यानी कोई इंसान मखसूस हमें को ज्यादा ही पसंद आ जाए, हम पीछे चलने लग जाते हैं। यही दो काम करते हैं उसामा, इसके अलावा कोई और को काम तीसरा करते हैं तो बता दो। नो सर। तो जो पहला स्टाइल है चीजों को ऑब्जर्व करने का, उसको आयलर मेथड बोलते हैं कि आपने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली है। एक किस्म का यूं कह लें कि कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं, तो उनके सामने से मूवमेंट हो रही है, वो जितने भी पॉइंट्स गुजर रहे हैं, जितने भी लोग गुजर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो आयलर मेथड है उसमें यही है कि आप खड़े हो जाते हैं, कोई चीज मूव कर रही है, जितने भी पॉइंट्स गुजर रहे हैं उनकी पोजीशंस आपको खड़े होकर स्टिल होकर ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा जो है, आप किसी पॉइंट के पीछे मूव करने, एक स्पेसिफिक पॉइंट के पीछे पड़ जाते हैं और उसको उसकी मूवमेंट को जज करते हैं। वो लेफ्ट जाते हैं, आप लेफ्ट जाते हैं, वो राइट जाते हैं, आप राइट जाते हैं। तो ये उसको लेग्रांजियन स्टाइल बोलते हैं ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में सर लग्रांज, लेग्रांजियन, लेग्रांज, हाँ जी, लेग्रांज से निकला है। तो ये दो स्टाइल हैं किसी की पोजीशन को चेंज होते हुए देखना। एक तो ये कि आप खुद खड़े रहें और सामने से वो पॉइंट गुजर रहा है, दूसरा ये है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है उसके पीछे आप चले जाएं। तो इन दोनों को कंबाइन जो है वो किया जाता है, उसमें कंबाइन करना हो उसको रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है कि आप ये दोनों स्टाइल्स को ना एक किस्म का चीजों को कंबाइन कर देते हैं। होता क्या है कि मैं मिसाल दे रहा हूं, दो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, एक मेरे सामने लगा हुआ है, एक मेरे पीछे लगा हुआ है, ठीक है। मेरी मूवमेंट दोनों देख रहे हैं। एक की वीडियो से देखेंगे, मतलब पीछे से कोई देखे मुझे, ठीक है, तो वो मेरी पोजीशन बता देगा, मेरी मूवमेंट के बारे में बता देगा। लेकिन अगर उस सीसीटीवी फुटेज को जो सामने वाला कैमरा है उसके साथ मिला के देखा जाए, अगर इकट्ठा ही एक ही टाइम पे दोनों फ्रेम्स को इकट्ठा देखा जाए, तो इंपैक्ट क्या आएगा? एक तो इंपैक्ट आएगा रोटेशन का, दूसरा इंफॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाएगी। एम आई राइट? जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूं वो बात पहुंच रही है? यस सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब एक बंदे की पोजीशन एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखी जाएगी तो इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। ओके सर। जी सर। ठीक है, उसमें हम करते ये हैं कि एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फिक्स कर लेते हैं, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, दूसरा उसकी रोटेशन में आ जाता है। जी ठीक है सर। एक ये बात, एक इसको एक और अंदाज से देखते हैं, इस बात को समझने के लिए एक और अंदाज से देखते हैं। मैं यहां पे बैठा हूं, मुझे 4 कैमरे देख रहे हैं, ठीक है, एक राइट साइड पे लगा है, एक लेफ्ट साइड पे, एक फ्रंट पे, एक बैक पे। तवज्जो रहे, चारों कैमरों की जो फुटेज है इस टाइम की 1:48 हुए हैं जी, 1:48 की चारों की फुटेज ले ली जाए और चारों के फ्रेम मिला दिए जाएं, चारों के फ्रेम मिला दिए जाएं, तो वो जो वीडियो बनेगी उसमें इफेक्ट क्या आएगा? आई रिपीट, आप बेशक करके देख लीजिएगा कि एक ही वक्त में चारों तस्वीरें खींची जाएं आपकी चारों साइड से, और उनको बाद में इकट्ठा करके इकट्ठा गुजारा जाए आंख के आगे से। 4 तस्वीरें हैं, उनको एक फ्रेम ब्रस्ट कह ले उनका बन जाएगा, बाद में उसको आप इकट्ठा देखेंगे, क्या क्या तासुर किया जाएगा? सर्कुलर सा कोई होगा ऐसे, रोटेशन में टाइप Sorry? होगी सर, रोटेशन जैसे कोई होगी, ऐसे क्यों चीज बन जाएगी? मैं यहां पे बैठा हूं, मुझे चारों कैमरे देख रहे हैं, उनकी जब आप वीडियो मिक्स करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे ना वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो जी सर। जी सर।
दो चीजें बताई हैं, मैं खड़ा हूं, मैं फिक्स हूं, एक कैमरा ले लिया जाए तो उसको घुमाना पड़ेगा हमें मेरी सारी मूवमेंट को देखने के लिए, ठीक है। ये 4 कैमरे लगा दिए जाए, वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो, वो ऑटोमेटिकली वो जो रोटेशन हो रही है उसको वो ऑब्जर्व कर लेंगे। जी ठीक है सर। एक कोऑर्डिनेट, अब दो बातें गौर से सुनिएगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे तो हर तरफ की इमेजेस लेने के लिए उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, एक बात। या हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा सकें, ठीक है, तो हम एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम रख लेंगे। एक इधर से देख रहा है, एक आगे से देख रहा है, इधर से देख रहा है, एक इधर से देख रहा है, तो जब उनके इंपैक्ट को इकट्ठा देखेंगे तो वो जो रोटेशन वाला तासुर है वो भी आ जाएगा। जी सर। तो टेक्निकली सर जो रोटेशन है, सर ये तो स्फेरिकल में भी आता है ना, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में, उसमें भी एक से ज्यादा होते हैं। नहीं नहीं, उसको अगर कंपेयर करके देखें फिर होता है, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है सर। तो टेक्निकली जब आप एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को इकट्ठा से किसी की पोजीशन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो रोटेटिंग इफेक्ट है वो भी आ जाता है और उसकी हर सिम से उसकी जो मूवमेंट है, जो पोजीशन है, वो हमें नजर आ जाती है। जी सर। तो लाजमी नहीं है कि हम एक के पीछे सारे जाएं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, एक पॉइंट है उसके पीछे ही हम चल जाएं, तो वो हमें पूरी बॉडी की जो मूवमेंट है, जो उसकी जो पोजीशन है, उसके हवाले से हमें डिफिकल्टीज अराइज हो सकती हैं। एज अ होल पूरी बॉडी की अगर हमने देखना है तो पीछे जाने की बजाय, पीछा करने की बजाय जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर ली जाए। कैसे? एक बंदा इधर खड़ा हो जाए, एक आगे खड़ा हो जाए, एक राइट पे खड़ा हो जाए, एक लेफ्ट पे खड़ा हो जाए, तो वो हर तरफ से हमें पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। और ये सेफ तरीका है। क्यों मुंडे हो? कोई भी नहीं बोलेगा, हैं? बोलते नहीं, लड़का अब कोई भी नहीं है। जी सर। ये सेफ तरीका है ना, इसमें मार पड़ने के चांस कम है। बोलते नहीं उस्मान। जी पता नहीं है। पता नहीं, ये जेडे सारे सादे बहाने ने, मैं बात समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं, और मिसाल इसलिए इस तरह की दे रहा हूं। एक तो रियल लाइफ की, आपके इर्द गिर्द की है, ठीक है, और दूसरा फिर इस तरह की मिसालें भूलती नहीं है। टेक्निकल बात बताऊंगा तो वो भूल जाएगी। तो किसी की यानी हर एंगल से पोजीशन अगर आपने ऑब्जर्व करनी है किसी की, तो हमें एक कोऑर्डिनेट से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने पड़ेंगे। इस बात पे मुत्तफिक हो गए? जी सर हाँ एग्री। जी। अगर हर अंदाज से एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपने उसकी पोजीशन जज करनी है तो आपको उसे रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कई दफा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं उनके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो नॉन इनर्शियल होते हैं, ठीक है, सॉरी इनर्शियल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशंस जो है, मतलब आपके पास, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो गाड़ी में बैठते हुए अगर आप बाहर कोई चीज देख रहे हैं तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल हो गया है। आप उसमें एक खास अंदाज से देख सकते हैं, हर अंदाज से नहीं देख सकते। आप बेशक अपने आप को घुमा के देख लें, ट्रेन बैठे एक पटरी पे जा रही है तो आपका विजन महदूद होगा। क्यों? अब आप जितना मर्जी घूम जाएं, जितने मर्जी आप कर लें, एक खास एंगल तक देख सकेंगे, उससे आगे नहीं देख सकेंगे। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सारी पोजीशन को ऑब्जर्व करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेस इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स
की मदद से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए तो उसको टेंसर बोलते हैं। आई रिपीट, एक वक्त में एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के साथ किसी की पोजीशन को लोकेट किया जाए तो उसको टेंसर कहते हैं। ये किताब में नहीं मिलेगी डेफिनेशन, समझ नहीं आएगी वहां पे जो लिखी होगी। जी सर, आपकी समझ आ गई। नहीं, इधर नहीं पढ़ा होगा। ये सैनिटाइजर ले लें। तो अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। अच्छा, पहली बात ये देख ली जाए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पोजीशन बता रहे हैं, ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये है कि एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं वो भी पोजीशन बताएंगे और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिनिमम रेफरेंस कितने होते हैं जी? स्पेस में 3 होते हैं। 3। ठीक है। 3 रेज पावर 0 क्या कहलाता है? 1। 1। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो स्केलर है, ठीक है, उसके लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। कांस्टेंट है, हम कह देंगे 4, 5 इस तरह। जस्ट 3 पावर 1 किसके बराबर होता है? 3। तो 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। जो हम आमतौर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, कार्टेशियन की बात कर रहा हूं, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है। इसको ऑर्डर 1 का पावर जो है, डिग्री कह लें, ऑर्डर कह लें। ठीक है। ऑर्डर 1 है या रैंक 1 है टेंसर का, इसको वेक्टर भी बोलते हैं। जो 3 कोऑर्डिनेट से जिसकी पोजीशन बताई जाए, आई रिपीट, 3 कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट की जब पोजीशन बताई जाती है तो उसको वेक्टर बोल देते हैं ना। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वेक्टर में। 3 पावर 2 9 कंपोनेंट होंगे जी। ठीक है। ये जो 3 पावर 2 9 कंपोनेंट बनते हैं, इसको मैट्रिसेस की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स की शक्ल में। 3x3 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे, एक को वर्टिकली लिख लेंगे, और उनके कॉम्बिनेशन से यहां पे हम लिखेंगे जिस तरह लिखते हैं ना, A11 A12 A13, इसी तरह होता है ना। जी सर। A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब A की बजाय अगर आप इसको X1 X2 यहाँ पे X3 क्वेश्चन है कि हम ये 3 0 3 1 और 3 2 क्यों ले रहे हैं, मतलब 3 की पावर क्यों ले रहे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए 3 रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो 3 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं कर रहे तो 3 पावर 0। अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो 3 पावर 1। अगर एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो 3 पावर 2। हम देख रहे हैं कि उसके कंपोनेंट कितने बनेंगे। जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करेंगे किसी पॉइंट की पोजीशन ऑब्जर्व करने के लिए, उतने उसके कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है सर। नूर फातिमा। जी सर, ठीक है। ठीक है। जितने कोऑर्डिनेट्स सिस्टम यूज करेंगे उतने कंपोनेंट बनेंगे 3 की पावर में। अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो 3 पावर 1, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं 3 पावर 2। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम कितने कोऑर्डिनेट्स के साथ देख रहे हैं। तो टेंसर में
वो टेंसर को जनरलाइज फॉर्म है कि कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं। हमने दो तरह से जनरलाइजेशन देखी है, एक कोऑर्डिनेट के चक्कर में कि कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स वाई जी नहीं हो सकते, u1 u2 u3 हो सकते हैं। अब दूसरा अंदाज है कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखने का कि तादाद ज्यादा कर दी जाए। बात समझ आ रही है? जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा है कि हमने जो दिमाग में फिक्स कर लिया था कि लाइन वाले ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, नहीं, कर्व की शक्ल में इनफाइनाइट मैनी कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किए जा सकते हैं। और अब अगली बात यह है कि एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को इकट्ठा देखा जाए तो उसको वो क्या सिलसिला बनेगा, उसको टेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो जो पिछला चैप्टर था वो एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरलाइज करके देखना था। अब एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें जनरलाइजेशन चल रही है। तो वेक्टर एनालिसिस की जनरलाइजेशन को भी टेंसर एनालिसिस कह देते हैं। वेक्टर एनालिसिस को यानी वेक्टराइज कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं ना आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को जब भी देखते हैं, तो उसकी जो जनरलाइज फॉर्म है उसको टेंसर एनालिसिस कह देते हैं। यहां तक को बात पूछनी हो तो पूछ लें जी। सर इसका मतलब कि टेंसर के लिए स्टैंडर्ड जो है वो 1 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होता है? 0 भी तो है सर फिर वो तो स्केलर के लिए नहीं, स्केलर के लिए नहीं। तो स्केलर 0 डिग्री का टेंसर हो गया ना। ठीक है सर। स्केलर 0 डिग्री का टेंसर हो गया ना। लगी समझे उस्मान? जी जी सर लगी। ठीक है जी, बाकी बातें इंशाल्लाह जो है कल होती हैं जी। ठीक है जी, टिल देन जी, अल्लाह हाफिज।